वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उनके बारे में बताने से पहले सिर्फ एक चीज को मैं लिंक करना चाहूंगी, जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि इंसान की ख्वाहिश क्या है। तो एक ख्वाहिश जो हर पाकिस्तानी रखता है वो ये है कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों का नाम रोशन हो, हम दुनिया के जिस खित्ते में भी रहें लोग हमें माने, क्योंकि हम उस मजहब के मानने वाले हैं। वो कौम है हम जो हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुपीरियर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कहीं और बसते हैं, उनको कुछ मुश्किलात का सामना है। सबसे बढ़कर उनको वोट देने का हक नहीं, और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उनको वहां पर दरपेश होते हैं। हम लोग ख्वाहिश ये करते हैं कि वो वहां से पाकिस्तान आ जाएं और आकर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है तो ये दुरुस्त होगा, जिसकी वजह से लोग यहाँ नहीं आ पाते। लेकिन बाहर रहते हुए भी उन्हें बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, और उनके उन मसाइल को हल करने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर भी रहता है तो पीछे लोग मौजूद हैं जो उनको उनकी डिग्निटी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते और चाहते हैं कि पाकिस्तानी एक अच्छी तरह दुनिया भर में अपना नाम बनाए। तो इस हवाले से एक इदारा जो है वो पाकिस्तान में बनाया गया, जिसको नाम दिया गया ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन। उसी हवाले से हम बात करेंगे। और इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, आप मेंबर बोर्ड डायरेक्टर हैं ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, और इससे बढ़कर आप सेक्रेटरी जनरल हैं मिडिल ईस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। तो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद अली सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, ओपीएफ को मुबारकबाद दूंगी, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को, अपने इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मेरा चैनल मजीद निजामी साहब, हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तानी जहां पे भी हो उसका सर फख्र से बुलंद रहे। और आप लोग उनकी एसोसिएशन के लिए जो आप लोगों ने फाउंडेशन बनाई है, सो मुझे पहले तो आप ये बताइए कि ओपीएफ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है क्या? थैंक यू वेरी मच जी। कि आज मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा किसी चैनल ने ये महसूस किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ को भी सुना जाए। थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इदारे का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम अपनी बात कह सकें। असल में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का क़याम 1979 में एक ऑर्डिनेंस के तहत अमल में आया। उस वक्त हुकूमत ने सोचा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद का कोई इदारा होना चाहिए। तो उस वक्त फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये बनी ओवरसीज मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, इसका कंट्रोल उनके पास होता है। शुरू में इसमें असल में जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग थे वो तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से उनका ताल्लुक था। लेकिन बाद में फिर ओवरसीज़ के ही मुतालबे पर कहा कि भाई ये फाउंडेशन जो है ये बनाई तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी है नहीं। तो बाद में फिर हुकूमत ने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी दी गई। अब ये इदारा ऐसा है कि इसमें अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप, फार ईस्ट के तमाम पाकिस्तानियों की इसके अंदर नुमाइंदगी है। उनकी शराकत शामिल है ताकि पता चल सके कि उनके मसाइल क्या है। अच्छा, बेसिकली अगर हम ओपीएफ का ही जिक्र करें तो ये जानना बड़ा जरूरी होगा कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है उनके लिए ओपीएफ क्या काम कर रही है, किस तरह उनके लिए जो है वो करामत साबित होती है ये जी। नहीं, इसके ओपीएफ का असल में बहुत बड़ा काम है। एक तो ये कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी उनके बेसिकली इसका जो थीम था वो यही था कि उनकी फलाह बहबूद और बैक होम कंट्री, यहाँ जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनकी देखभाल, अगर वो किसी मसाइल से दो चार हैं तो उनको हल किया जाए। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का पहले तो एक ही ऑफिस होता था इस्लामाबाद में, लेकिन जो पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ती रही, आपको पता है इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद कम बेश 7 मिलियन पाकिस्तानी हैं इस वक्त, जो तकरीबन 140 कंट्रीज़ के अंदर स्प्रेडेड हैं, यानी बिखरे हुए हैं। और इसमें ज़्यादातर तादाद जो है तकरीबन 45% जो है वो मिडल ईस्ट में है, और तकरीबन 30% जो है वो यूरोप में है, और तकरीबन 25% अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में, जो कनाडा, अमेरिका वगैरह। मतलब यूरोप में पाकिस्तानी मैक्सिमम है। जी ज़्यादा, अगर आप ज़्यादातर तो मिडल ईस्ट में है, लेकिन अबाउट 30% जो है वो
यूरोप में। शुरू में लोग ज़्यादा यूरोप में जाते थे, लेकिन आपको याद होगा कि 70 के बाद फिर ये नई मार्केट खुली थी मैन पावर की, तो फिर बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ चले गए। अच्छा, ये जो मिडल ईस्ट में पाकिस्तानी हैं, इनकी एसोसिएशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि ये ज़्यादातर इसमें यानी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो वहाँ काम करने जाते हैं। अच्छा, फिर डिस्टेंस जो है पाकिस्तान और मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं 2 घंटे की फ्लाइट होती है नॉर्मली, तो उसको डोमेस्टिक ही कंसिडर करते हैं। लेकिन जो उन मुल्कों में चले गए, यूरोप में, अमेरिका में, उन्होंने ज़्यादातर उसमें तादाद ऐसी है जिनको वहाँ की नेशनलिटी मिल गई। लेकिन इन ममालिक में जो खलीजी ममालिक जिनको हम कहते हैं ना, इनकी यहाँ कोई नेशनलिटी नहीं मिलती। बहरहाल उन्हें बैक टू कंट्री पाकिस्तान जो है वो आना होता है। अच्छा, वैसे भी हर 6 महीने बाद या साल बाद उनकी छुट्टी होती है, तो आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका से कोई हर साल पाकिस्तान आ रहा है, इसलिए कि उनको वहाँ नेशनल, उनकी फैमिलीज वहाँ सेटल हो गई। तो उनमें और इनमें ये थोड़ा सा फर्क है। तो मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी की, और जाहिर उनके फिर मसाइल भी हैं। ओपीएफ में असल में इसका भी बड़ा ब्रॉड बेस इन्होंने जब इसको बनाया था, इसको मकसद इसमें एक तो इनका ख़ास तौर पे जो ख्याल था हेल्थ सेक्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद की जाए, और फिर इसके अलावा एजुकेशन में। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन प्रॉब्लम्स ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या दरपेश हैं, वहाँ पे कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनको आप लोग अपनी प्रायोरिटीज पर रखते हैं एज ओपीएफ में रहते हुए, तो वो क्या प्रॉब्लम है जो वो फेस करें? एक तो मतलब उनको वोट देने का हक नहीं है, और उसके बाद अगर हम इस पर जिक्र करें कुछ हादसात ऐसे हुए जिसकी वजह से दुनिया भर में ऐसे चेंजेस आए हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी को बैक पे भी रखा जाता है, अब वो रिस्पेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 9/11 का जिक्र ना करूं कि उसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी इस पे क्या असर हुआ, तो गलत होगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अब देखें, 9/11 में किसी भी तरह पाकिस्तानियों का तो कोई हिस्सा ही नहीं था। अगर जो उसके कल्प्रिट जो पकड़े भी गए लोग, उनमें कोई भी पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन उन्हें दबाया तो गया। लेकिन जो तमाम जो मुश्किलात आई वो पाकिस्तानियों को यकीनी तौर पर जो है ना वो फेस करनी पड़ी। लेकिन ये एक नाजुक मौका था, मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों ने वहाँ रहते हुए इसको फेस किया। और उसमें ये है कि देखें, बाहर रहते हुए हम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहते हैं ना, इमेज बिल्डिंग का एक काम, रोमिंग एम्बेसडर का काम वो ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं। ये लेकिन आप एक बात ज़रूर कि हम पाकिस्तान से बाहर जाके बेहतर पाकिस्तानी बन जाते हैं, और वहाँ जो है चूँकि हम अपने तौर पे ये फील करते हैं कि यार ये हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि जैसे पाकिस्तान बदनाम हो। वहाँ वो कोई ये तो नहीं कहेगा कि शमशाद अली सिद्दीकी ने गलत काम कर दिया, तो यार ये पाकिस्तानी ने गलत काम किया। एक और भी बात जो सच है, हमें फाइन का भी खौफ होता है, हमें सजा का भी डर होता है। सजा का भी कि हमें यहाँ सजा हो जाएगी, तो वो हम अपने आप को, क्योंकि हम आए मेहनत करने, कमाने, अपनी फैमिली को बनाने, अगर मैं गलत सड़क क्रॉस करूंगा तो भी मुझ पर फाइन है, मैं गलत पार्किंग करूंगा तो भी मुझ पर फाइन है। तो आई थिंक ये सारी चीजें भी जो हैं वो एक माइंडसेट का हिस्सा होती है। नहीं बिल्कुल, ये तो अब देखें ना, अब इसमें ना तो ओपीएफ कुछ कर सकती, ना ओवरसीज पाकिस्तानी, ये तो हुकूमतों का काम है कि वो कुछ ऐसे इदारे यहाँ बनाए, सजाओं का निज़ाम जो है वो होना चाहिए। कि यहाँ मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, और जब रेड होती है तो लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, ग्रीन पे रुकते नहीं है। वहाँ तो हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी अगर आप कनाडा की बात करें, वहाँ ट्रैफिक लाइट तो बहुत दूर की बात है, जहाँ सिर्फ स्टॉप साइन लगा हुआ है, अगर वो आपने क्रॉस कर दिया तो उसके ऊपर फिर 302 का मुकदमा चलता है। राइट। क्योंकि खुदा न खास्ता उस पर कितना बड़ा हादसा हो सकता है। राइट। जो आपके पास आती हैं वहाँ से ओपीएफ के पास जो एप्लीकेशंस आती होंगी ओवरसीज पाकिस्तानीज की, तो मेन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त वो वहाँ पे जो है जिससे वो लोग गुजर रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया था ना पहले तो हमने सिर्फ इस्लामाबाद में इसका ऑफिस था, अब रीजनल ऑफिस बन गए इसके। जैसे एक ऑफिस कराची में, एक लाहौर में, एक पेशावर में। तो ओवरसीज पाकिस्तानी की ज़्यादातर जो हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है ना, वो यहाँ के उन्होंने कोई अपना प्लॉट लिया। अच्छा, ओके। और वो प्लॉट लेके वो वापस गए, जब वापस आए तो उनके प्लॉट पे कब्जा हो गया, किसी दूसरे ने जो है वो मकान। अब उस कब्जे को जो है रिलीज कराना जो है ना, वो ना ओपीएफ के बस की बात है और ना उस पाकिस्तानी। ओपीएफ के जो हमारे यहाँ इदारे रीजनल ऑफिस हैं, वो फिर इस पर कुछ डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग होती है वो करते हैं कि उन इदारों को, जैसे अगर केडीए की जमीन है या डीओसी की, तो उनको फिर वो लेटर लिखते हैं ऑफिशियली कि भाई ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर थे और इनके ये प्लॉट पे कब्जा हो गया। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग प्रोसीजर चलता रहता है, मसाइल जो है ना वो बहुत ही, यानी उसकी जो हल होने की परसेंटेज है वो बहुत कम है। अच्छा। दूसरा जो मसला उनका है वो तालीमी, खासतौर पे खलीजी ममालिक में। अब तो सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन खासतौर पे सऊदी अरब में जैसे हाई स्कूल के बाद फिर आला तालीम के लिए वहाँ फिर कोई एडमिशन नहीं मिलता था। तो उसके लिए ये या तो वो वापस पाकिस्तानी है या फिर यानी कनाडा, अमेरिका जो वहाँ जाते थे बच्चे, वहाँ रहते हैं, बच्चों को यहाँ भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं, इस तरह का था।
तो वो एक बड़ा मसला है। अगर उस पर ज़रा सा हुकूमत गौर करे कि जो यहाँ के जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग है, उसमें हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कुछ कोटा हो, ताकि ये कि वो अपने बच्चों को आसानी से यहाँ भेज के जो डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, वो बड़ी मुश्किलात हैं। वो कोटा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, और है भी तो बहुत ही माइनर है। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे यहाँ जानूंगी, जो लोग वहाँ मुकीम हैं, वहाँ रहते हुए अगर उनको किसी तरह की कोई मसाइल का सामना होता है तो भी वो आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ रहते हुए भी आप लोग उनको हेल्प कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, वहाँ रहते हुए ये है कि जितने भी पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वहाँ पे हमारे 2 लेबर अटैचेज होते हैं, उनको वेलफेयर कम्युनिटी भी कहते हैं, तो वो हर वक्त मौजूद होते हैं वहाँ। जिसको पाकिस्तानी को कोई मसला होता है तो फिर उसको कहा जाता है कि भाई आप वेलफेयर यानी बेसी चले जाएं वहाँ, वेलफेयर कम्युनिटी के जो भी काउंसलर हैं उनसे बातचीत करें, वहाँ वो एप्लीकेशन लेते हैं, वो पूरी मदद करते हैं। उनकी बाद दफ़ा लीगल हेल्प भी करनी होती है, क्योंकि खलीजी आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं अरब कंट्रीज में, वहाँ पे नॉर्मली जब आप काम के लिए जाते हैं तो आपका जो बॉस होता है वो आपका पासपोर्ट आपसे ले लेता है। उसके बाद फिर बड़ा इस तरह का सुनने में आया कि फिर वो आपको आपके पैसे नहीं देता, सही नहीं, और फिर आप फंसे हुए हैं क्योंकि आपका पासपोर्ट उसके पास है। तो अगर इस तरह के मसाइल दरपेश हैं तो डेफिनेटली ये एक फोरम है कि आप जान सकते हैं कि वहाँ के जो सफारत खाने, वहाँ पे आपके पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट? किस तरह उन तक आप अपनी अप्रोच कर सकते हैं, जो लोग इस वक्त अगर हमें देख रहे होंगे वहाँ पे मौजूद हैं? नहीं, ऐसा अगर किसी को भी ऐसे किसी यानी मसाइल से दो चार है तो उसको फौरी तौर पे सफारत खाने जो पाकिस्तान उस कंट्री के हैं उनको राब्ता करना चाहिए। वहाँ हमेशा उनको हम कहते हैं CWA, कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज, तो ये मौजूद होते हैं, उनको अप्रोच करें, वो फौरी तौर पे फिर उसकी मदद करते हैं। अगर कोई उनका बॉस है या कफील है या कंपनी है, वो खुद फिर डायरेक्ट उनसे रब्ता करते हैं कि भाई ये हमारे पाकिस्तानी, आपने इनके पैसे नहीं दिए, तनख्वाह नहीं दिए। बेशुमार लोग हैं उनकी मकसद वहाँ पे मौत हो जाती है, वफात पा जाते हैं, बाज़ दफ़ा एक्सीडेंट में, बाज़ दफ़ा तबाही मौत भी हो जाती है उनकी। तो फिर उसमें भी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, जो डेड बॉडी है वो पाकिस्तान लेके आते हैं। PIA अगर चल रही है तो PIA से आ जाती है, वरना किसी भी एयरलाइन से वो तमाम अखराजात जो है वो OPF बर्दाश्त करती है। बल्कि एयरपोर्ट से फिर अगर वो डेड बॉडी किसी गांव में शिफ्ट करनी है तो वो फिर एम्बुलेंस का इंतजाम वो सारा फिर OPF करती है। ओके, राइट, दैट्स ग्रेट। पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम जो है वो भी आप लोगों ने कायम किया है, और उस हवाले से कुछ बताइए कि ये जो इन्वेस्टर फोरम है पाकिस्तानी, इसका ये क्या काम कर रहा है? पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स फोरम असल में खलीजी ममालिक में जो पाकिस्तानी शुरू में जॉब पे गए, फिर बाद में उन्होंने वहाँ अपने बिजनेस सेट किए। अच्छा, सऊदी अरब में ऐसा हुआ कि अब से कोई 15 साल पहले सऊदी गवर्नमेंट ने ये तमाम गैर मुल्कियों के, नॉट ओनली पाकिस्तानी बट अदर इंक्लूडिंग ऑल अदर कंट्रीज के, उन्होंने कहा कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो हम आपको ऑफिशियली लाइसेंस इशू करेंगे, आप इस पे काम करें। तो उसमें जहां दीगर मुल्कों के लोग, उसके अलावा पाकिस्तानियों ने भी बड़ी तादाद में लाइसेंस बनाए, और मैं भी उनमें से एक हूं कि मैंने वो लाइसेंस लिया, वहां अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की। तो अब पाकिस्तानी काफ़ी तादाद में है, मेरा ख्याल है कोई $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की सिर्फ सऊदी अरब में है इस वक्त। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, तो इनका कोई आपस में मकसद कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो उसके लिए फिर एम्बेसी और पाकिस्तान ने मिल के फिर ये पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम बनाया। इसमें वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में की हुई है। अच्छा, लाइसेंस है जिनके पास सबके लाइसेंस हैं। ओके, तो क्या लीगल लाइसेंस है, तो वो आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। अदरवाइज तो हर लीगल मुल्क में इलीगल काम होता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बल्कि करने वाले करते हैं, अपने रास्ते बना लेते हैं। तो एक पर्सन को कितने लाइसेंस इश्यू हो सकते हैं? क्योंकि डिफरेंट लाइसेंसेस लिए जाते हैं, तो क्या एक ही लाइसेंस होता है बिजनेस का? अब कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट आई है। पहले तो ये था कि एक लाइसेंस पे आप कई काम कर सकते हैं, उसमें जो एक्टिविटीज जो थी वो उसको रजिस्टर कर देते हैं कि भाई आप ये काम। लेकिन अब जो नए कवानीन आए उसमें आपने जो काम करना है उसका अलग लाइसेंस है। ठीक, तो उसके लिए अब ये कि ये जो नए, मेरा ख्याल है 2014 में जो भी लाइसेंस इशू होगा उसमें एक काम का एक लाइसेंस होगा। अच्छा, राइट। अगर हम दुनिया के टॉप 10 लोगों का जिक्र करें जो रिचेस्ट मैन हैं, उनमें पाकिस्तानियों का नाम शामिल है। अमीर तरीन लोगों में पाकिस्तानियों का शामिल है। इवन के अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनमें भी पाकिस्तानियों का नाम शामिल है। ये लोग जो पाकिस्तानी हैं, ये लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा बाहर, जो पाकिस्तान में भी है वो भी बाहर लेकर जाते हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं आप लोग उनको जो है वो कहते या उनसे बात करते कि वो पाकिस्तान आए, ताकि पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान पैसा लेकर आए, पाकिस्तान तरक्की करे? बड़ी खूबसूरत बात की। पहले तो ये क्लियर कर दूं कि उन अमीर तरीन लोगों में मैं शामिल नहीं हूँ। बहरहाल ये कि वहाँ यकीनी तौर पे जो लोग यहाँ से गए थे शुरू में और उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया, बड़ी मेहनत की,
अल्लाह ताला ने बरकत भी बहुत दी। और ये जो 8-10 पाकिस्तानी हैं, इनका ताल्लुक ज़्यादातर खलीजी ममालिक से ही है, इनके बड़े बड़े बिजनेस हैं वहाँ पे। अच्छा, मसला आपका सवाल ये था कि वो पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। अच्छा, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते, ये सब जाना जाते हैं और तफसीली मैं चाहूंगी कि आप इस पे तबसरा करें, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि आपको इंटरप्ट ना किया जाए। तो ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। और आज प्रोग्राम में एक बहुत ही खास जो है वो इशू पे हम बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, जो दुनिया के किसी भी खत्ते में रहते हैं और उनको अगर वहाँ रहते हुए किसी तरह के मसाइल दरपेश हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान में एक जो है फाउंडेशन कायम की गई जिसको OPF ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का नाम दिया गया। 79 में जो है इसका आगाज किया गया था और उसके बाद जो है ये अब तक काम कर रही है। जो मसाइल उनको वहां रहते हुए दरपेश होते हैं या पाकिस्तान में अगर उनके कोई कुछ एसेट्स मौजूद हैं या उनकी फैमिलीज मौजूद हैं, तो उस हवाले से अगर उनकी कोई परेशानी है तो उस हवाले से भी ये OPF जो है ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है वो काम करती है। और उसी पे डिस्कशन करने के लिए उनके एक बहुत मेंबर, बोर्ड के अहम मेंबर जो हैं शमशाद अली सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैंने अभी ब्रेक्स पे जाने से पहले आपसे एक सवाल किया था कि जो पाकिस्तानी हैं, जो जिनका बहुत अमीर तरीन लोग दुनिया भर में बसते हैं पाकिस्तानी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरे ममालिक में क्यों करते हैं? पाकिस्तान का जो है वो इंतखाब क्यों नहीं किया जाता कि पाकिस्तान का पैसा यहाँ आए, पाकिस्तान तरक्की करे, हमें भी दुनिया जाने कि हम भी एक जो है अब बेहतर ममालिक में हमारा भी नाम शामिल हो। ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने पूछा, लेकिन इससे पहले वो जो आपका पिछला सवाल था शायद मैं उसका जवाब नहीं दे सका। पाकिस्तानियों के जो वोट का मसला था, यस, कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है ना तमाम तर काविशों के बावजूद अभी तक हमें वोट का हक नहीं मिल सका। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन मौजूद है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को ये कहा कि भाई ये आप इनको हक दें और अरेंजमेंट करें कि ये पाकिस्तानी जो वो अब तक नहीं हो सका। अच्छा, हमारा तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का तो ये मुतालबा है ना सिर्फ ये कि हमें वोट का हक दें, बल्कि हमारी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब हम इतना पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे, आपकी तरक्की में हमारा हाथ है, तो व्हाई नॉट कि हम भी शामिल हों, वोट का हक हो, बाकी तमाम बराबरी होनी चाहिए ना। बिल्कुल, आप देखें ना यहाँ पे मखसूस नशिस्तों में मुख्तलिफ लोग पार्लियामेंट में आ जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट की कुछ नशिस्तें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस कर दें? राइट, उनकी एक्सपर्टीज है, उनका एक्सपीरियंस है, उसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाता? यहाँ तो देखें, यहाँ मैं देखता हूँ हुकूमतें आ जाती हैं लेकिन विजन जो है बहुत कम होता है। शहर आपको जो है ना, आपको जो कितना गंदा नजर आता है। अब जो हम बाहर रहते हैं हमें पता है कि किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है बगैर किसी पैसा खर्च किए। फर्ज करें आप अब कराची में निकल जाती हैं, आपको बिल्डिंगें पुरानी नजर आती हैं। सऊदी अरब की जो बलदिया है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो फ्रंट पे आ रही है, मेन रोड पे, वहां पे लाजमी या तो आप मार्बल लगाएं या क्लैडिंग लगाएं। अब इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा तो खर्च नहीं होगा, बिल्डिंग वाले ने लगानी है, लेकिन क्या हुआ, मजमूई तौर पे इससे शहर जो है वो खूबसूरत हो गया। अब जैसे आपका ट्रैफिक लाइट्स का यहाँ पे निजाम है, ट्रैफिक लाइट मैं देखता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ जनाब, वो रेड हुई है तो निकल रहे हैं, वहां पे मुख्तलिफ कंपनियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। जैसे एक कंपनी बड़ी मशहूर है के नाम से, उन्होंने, हुकूमत ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने अपने कैमराज लगा दिए लाके, जिसने रेड लाइन क्रॉस की बिल घर आ जाता है। यस, ऐसा ही है बिल्कुल ना, कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई, सिर्फ एक ऑर्डिनेंस आया। आप पूरे शहर में देखें नारे लिखे हुए, पूरी दीवारें गंदी हुई, इसमें हुकूमत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डिनेंस ही आना है कि भाई आज के बाद अगर किसी ने ये चॉकिंग की, इससे बुरा लगता है ना। यस, कि आप इसको अगर किसी ने चॉकिंग कर उसके लिए कोई सजा दे दें, राइट, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे जो इंतखाब में लोग खड़े होते हैं अपने नारे लिखने शुरू कर दें। कनाडा के अंदर ये है कि अगर जैसे वहां भी इंतखाबात होते हैं ना, तो हर कैंडिडेट को इजाजत है कि वो एक बोर्ड पे अपना जो भी लिखना है उसने लिखे, वो बोर्ड वहां लगाए, और उसकी मुद्दत होती है कि उसने 1 हफ्ते में लगाना है। इलेक्शन के 1 दिन के बाद वो तमाम बोर्ड जो है वो हट जाते हैं। तो ये वो निजाम है जिसमें मकसद है कि कोई पैसा हुकूमत का खर्च नहीं होता, लेकिन एक रूल है जिसको सबको फॉलो करना है। अगर उसको वहां रहना है तो उसको उसकी प्रोटोकॉल को, उन चीजों को करना है जो हमारे मुल्क में बहुत मिसिंग है, जो बहुत अहम चीज है, जो सब लोग इस वक्त जानना चाहते हैं आपसे कि क्यों नहीं इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आते। अब ये इसका सबसे मुख्तसर जवाब तो ये कि मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ
कोई दुनिया की क्रिकेट टीम क्यों नहीं आती है क्रिकेट खेलने के लिए, मुख्तसर तो ये है। लेकिन बहरहाल लेके मैं थोड़ा सा इसकी तफसील में जाऊँगा। देखें, हम जो एक इन्वेस्टर होता है ना, जिसे सरमायाकार भी कहते हैं, उसको सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो पीस हो। जिस कंट्री में वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका जो सरमाया है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, महफूज हो, बिल्कुल महफूज हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है सरमायाकारी के लिए कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और अगर अब आप दोनों, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, हमारे वज़ीर आज़म साहब अमेरिका गए, उन्होंने वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, बिजनेस काउंसिल को एड्रेस किया, उनको कहा कि आप पाकिस्तान आके जो है वो इन्वेस्ट करें। इसी तरह अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं कायम अली शाह, ये चाइना गए, वहाँ भी इन्होंने बिजनेस काउंसिल से एड्रेस किया और कहा कि पाकिस्तान में। आप मुझे ये बताएं कि वो सरमायाकार आएंगे, उनको हम बिजली कहाँ से देंगे? वो जो अपनी फैक्ट्री लगाएंगे चलाएंगे कैसे वो? लेकिन आप एक चीज को, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अगर ये सोचा जाए कि अगर वहां से इन्वेस्टर्स आते हैं, एक बल्क हमें मिलता है, तो शायद वही हमें उस लेवल पर आने के लिए एक ठहराव दे इस मुल्क को, कि उस लेवल पर आ सकें कि उसके बाद हम एक अट्रैक्शन दे सकें दो बाकी इन्वेस्टर्स को कि वो यहाँ पे आए। तो कुछ कहीं ना कहीं तो जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। अगर वो जो पाकिस्तानी वहाँ बसते हैं, डेफिनेटली ये उनकी मट्टी है, उनकी सरजमीन है, उनको अपने मुल्क से मोहब्बत होगी, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखें, एज ए इन्वेस्टर मैं खुद भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है बाहर। मेरी सबसे पहली ये ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क में आऊँ और यहाँ आके मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। अच्छा, इसके अलावा जो मेरे दीगर साथी हैं, मैं आपको यहाँ कहता हूँ कि ना आपको चाइनीज को इनवाइट करने की जरूरत है, ना आपको अमेरिकन को इनवाइट करने की जरूरत है, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को इनवाइट कर लें। सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को इनवाइट कर लें, आपकी मईशत मजबूत हो जाएगी, आपके तमाम कर्जे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए ना। देखें, आप अब हमें बुलाते हैं, मैं आपको बताऊं कि जाती बात हो जाती है यहाँ, जो कि मैं उम्र नहीं करता। मैंने यहाँ पाकिस्तान में भी एक फैक्ट्री शुरू की है, अभी 20 एजेंसीज हैं जो मेरे पीछे हैं, और वो मुझसे रोजाना कभी वो टाउन हाउस वाले या टाउन कमेटी वाले आ जाते हैं, कभी लेबर मिनिस्ट्री के लोग आ जाते हैं, कभी सिविल डिफेंस के लोग आ जाते हैं। कोई हमें पता तो हो कि किसको हमने कितना टैक्स देना है। सही टैक्स की कुछ मैंने भी मशीनरी बाहर से इंपोर्ट की थी, ये समझने कि हमें उसको क्लियर कराने में पूरा जनाब 15 से 20 दिन लग गए, इतनी मुश्किलात का सामना पड़ा। लेकिन जब आप ये चाहती हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर हम पाकिस्तान आए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं अपना ग्रुप ला सकता हूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ आके इन्वेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें फिर आप उस तरह की सहूलत दें। कम से कम वन विंडो ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि जो है प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्होंने वहां पे जाके उन लोगों को एड्रेस किया और एक तरह से उनको ओपन फोरम दिया कि आप आएं और आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या आपका जो इदारा है, जिसको पता है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, तो क्या आप लोग बैठ के एक फोरम पे बात नहीं की जा सकती कि देखें ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है तो हम उन लोगों को यहाँ ला सकते हैं, जिस तरह आपने ग्रुप का जिक्र किया, और उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसको एक बूस्टअप मिलेगा। तो टेबल, क्योंकि हर चीज का हल टेबल पर मौजूद है, बैठ के चीजों का हल किया जा सकता है, तो क्यों नहीं आप लोग उस स्टेप तक जाते हैं? नहीं, ये हुआ भी है, ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पे पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा होती है कि अभी हमने कोई एक मिनिस्टर थे, उनसे बात की, हम वापस गए तो मिनिस्ट्री चेंज हो गई, तो वो सारा जो हमने उनसे तय किया था। लेकिन अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इनसे बड़ी अच्छी तवक्कात हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका ताल्लुक भी बिजनेस कम्युनिटी से है। अभी जो नए प्रेसिडेंट साहब ममनून हुसैन साहब बने, वो भी बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। तो हम बहुत जल्द जो मिडल ईस्ट के लोग हैं, हम सोच रहे थे कि एक डेलीगेशन लेके आएंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीजें तो देखें हुकूमत को पता ही नहीं कि एक बिजनेसमैन को क्या, देखिए हमारी वो एक मिसाल ये होती है कि जब सरमायाकार किसी मुल्क में आता है तो आप देते हैं ना, कबूतरों को जब दाना डाला तो एक एक कबूतर आगे बैठता है, सही, और फिर वो दाना चुगना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर हल्का सा अगर एक धमाका हो जाए तो सब उड़ जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स भी वो इसी तरह से हैं। इनको बहुत जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो आपका कंट्रोल में होना चाहिए। सही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए यहाँ जो इंडस्ट्रियल जोन बने हुए हैं उसमें कोई खास उनके लिए कोटा मुकर्रर करें ना, कोई एक सेक्शन जो है वो डिवोट कर दें कि भाई ये जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं, और उसके लिए कोई वन विंडो ऑपरेशन हो जाए कि आप यहाँ आए, आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, जो भी है इस विंडो पे आ जाएं,
विद इन अ वीक टाइम आपका मसला जो हल हो जाएगा। आप देखें कितने लोग यहाँ पे आएंगे। राइट। तो आपको ये मेन चीजें जो आप चाहते हैं कि जो अगर हो जाए तो उसके बाद इन्वेस्टर पाकिस्तान आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में तो यकीनन सबसे पहले तो जिन चीजों का आपने जिक्र किया कि धमाके हो जाते हैं, ये सब चीजें, तो जो लोग शर फैला रहे हैं उनका मकसद ये है कि तबाही, लोगों को, पाकिस्तानियों को खत्म करना, या फिर आप उनको इस्लाम दुश्मन कहें या जो भी कहें, लेकिन जब एक पावर मिलेगी, उनकी सोचों को गलत साबित किया जाएगा तो डेफिनेटली ये चीजें भी कम होगी, क्राइम रेट कम होगा। हमारे पास जॉब्स नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिए जिन लोगों ने की हुई भी है वो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, और अगर जिनके पास है इतना वो यहाँ से लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो यकीनन अगर हमें तरक्की करनी है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली घूम फिर के बात वही आ जाती है कि अब बहुत हद तक अगर इस चीज पर कोई काम कर सकता है तो वो गवर्नमेंट लेवल पर काम हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो सकती। बिल्कुल। देखिए इस वक्त भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें रीढ़ की हड्डी है। आपको पता है ना रेमिटेंस की इस वक्त सिचुएशन क्या है। 2007 में ये कोई $5 बिलियन थी, अब वो बढ़ के 2012 के जो मैंने फिगर देखे थे ये 13 बिलियन पे पहुंच गई है, और होपफुली ये जो 14 आपका जो खत्म होगा तो ये 14 बिलियन पे होगी, यानी मोर देन 1 बिलियन पर मंथ रेमिटेंस आ रही है आपकी। तो आप इन पाकिस्तानियों को थोड़ा सा तो चाहते हैं। अब पाकिस्तान का बजट आता है, आप उसमें कभी अगर उसको गौर से पढ़ें तो उसमें एक जगह लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि हाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतने करोड़ ज़रो मुबादला इस दफा भेजा, बस ये, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि इस दफा ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये इंसेंटिव गवर्नमेंट जो है वो देगी, ये सहूलतें देगी, कुछ नहीं होता उसके अंदर। इवन कि अगर कुछ आफात भी आती, इस तरह के कुछ जलजला हो, सैलाब की सिलसिला हो, इस तरह का कुछ पाकिस्तान में, तो ओवरसीज की तरफ से बहुत हेल्प आती है, इतनी सपोर्ट आती है। जो हम पाकिस्तान से बाहर बसते हैं यकीनन उनके दिल में अपने लोगों के लिए बड़ी मोहब्बत है, अपने मुल्क से वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो मसाइल हैं वो हैं, उनका सामना भी है। सो स्पेशली अगर इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हैं, यकीनन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपकी आवाज वहां तक जरूर पहुंचेगी, ओपीएफ की आवाज वहां तक पहुंचेगी। तो आप यहाँ पे अट्रैक्शन लाने के लिए कि पाकिस्तान में ऐसी अट्रैक्शन हो कि इन्वेस्टर, चाहे स्पेशली तो हम पाकिस्तानी ओवरसीज को यहाँ पर वेलकम करेंगे, तो आप क्या ख्वाहिशात रखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि इन चीजों पर काम हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर जगह हो सकती है। बिल्कुल। देखिए एक तो ये कि इसके अंदर अगर बेशुमार पाकिस्तान में इस वक्त जो इंडस्ट्री, सिख इंडस्ट्रीज को कहते हैं ना, वो मौजूद है, वो नहीं चल रही, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे एक खास सेक्शन बनाना चाहिए। जो सफारत खाने पाकिस्तान है उसमें कोई डिस्प्ले सेंटर बन जाए और वहाँ पे पूरी लिस्ट चली जाए कि भाई इस वक्त इतने ये सिख इंडस्ट्री जो है वो पड़ी हुई है, अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, उनको तमाम सहूलतें, उनके जो सरमाया उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लॉ एंड ऑर्डर, ख़ास तौर पे एनर्जी की जो प्रॉब्लम है उसको ये 2-4 यकीनदानी कराएं। मैं कहता हूँ किसी दूसरे कंट्री के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इंशाल्लाह मईशत को जो आसमान पे ले जाएंगे। एक जो तकलीफ दे चीज़ है ना, जो मुझे बड़ी महसूस होती है कि जब आप ट्रेवल करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी की क्या वैल्यू है, कितनी इकोनॉमी की हमारी वैल्यू गिर चुकी है। इवन आप डॉलर का रेट देखें इस वक्त, आप दिरहम्स का रेट देखें कहाँ पहुंच चुका है और हमारा पैसा कहाँ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मेन तो देखें वही है ना कि जब आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती, आपकी प्रोडक्ट्स नहीं आती, कोई आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाती है। अब देखें सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $600 मिलियन की है। यस। उसके अंदर से मोर देन 40% हम जो है ना इंपोर्ट करते हैं उनसे, वो ऑयल की शक्ल में है या मतलब दूसरी पेट्रोकेमिकल की जो अशियाँ, हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है। लग्जरी आइटम हम इंपोर्ट कर लेते हैं वो, तो फिर किस तरह से ये जाहिर है डॉलर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन। और एक उससे बढ़कर ये कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं सब चीज़ें नेचुरल है। हमारे पास पानी भी है, हमारे पास गंदम भी है, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास चारों मौसम भी है, लेकिन एक हकीकत यह है कि हमें इस्तेमाल ही नहीं करना आता अपनी चीजों को, हमें अपना बेनिफिट लेना ही नहीं आता। दुनिया के पास वो चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन वो दूसरों से मंगवा के अपने मुल्क को सजाते हैं और उसको दुनिया टूरिस्ट आते हैं वहां पर और उन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम क्यों नहीं अपने मुल्क को उस जगह पे लाकर खड़ा कर सके कि दुनिया देखे और पाकिस्तान में आए। ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जहां ओपीएफ को ये लोग चला रहे हैं वहीं और भी वेलफेयर के बहुत सारे काम हो रहे हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। OPF ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के मेंबर बोर्ड शमशाद अली सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जहां ओवरसीज पाकिस्तानीज का ख्याल ये लोग रखते हैं कि उनको किसी तरह के मसाइल दरपेश ना हो। वहीं इनकी शख्सियत का एक और रुख भी है जिसके बारे में मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई, मुझे फख्र भी हुई कि इस तरह के लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो इतना सोचते हैं अगर इनको मौका मिले तो डेफिनेटली ये भी कहीं और जाके बस जाएं और एक अच्छी एक लग्जरी लाइफ गुजारें। लेकिन अपने मुल्क में रह के अपनों के बारे में सोचना ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव सोच होती है। और शमशाद अली सिद्दीकी साहब एक वेलफेयर रन कर रहे हैं जो मुख्तलिफ आई थिंक 5 हॉस्पिटल्स हैं, 5-6 हॉस्पिटल्स हैं जहां आप लोग OPD कराते हैं, राइट, और वो भी बहुत कम पैसे में। सो ये आपने कब से स्टार्ट किया और इसके पीछे क्या थॉट थी? इसका थोड़ा सा ये बताऊं कि असल में आपको पता ही ना, पाकिस्तानी जहां भी हो वो बहुत एक्टिवली रहते हैं, अपनी तंजीमें बना लेते हैं। ये तो सऊदी अरब में भी मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई हैं, कुछ सियासी भी हैं, कुछ गैर सियासी भी हैं, कुछ अदबी भी हैं। तो हमने कोई हमारा ग्रुप था 20-25 लोगों का, हमने सोचा कि यार हमें भी कोई एक ऐसी तंजीम बनानी चाहिए कि जो सिर्फ वेलफेयर के वो काम हम वहाँ बैठ के वहाँ ना करें बल्कि पाकिस्तान के लिए करें। सही। अच्छा, तो हमने फिर वो कोई अब से 15 साल पहले ये मिडल ईस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानीज़ के नाम से ये हमने तंजीम बनाई। ये तंजीम है तो वहाँ, लेकिन काम पाकिस्तान में करती है हेल्थ सेक्टर में, राइट। तो इसमें हमारे कोई 25 लोग हैं। अच्छा, इसमें हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, हम खुद ही जो 20-25 लोग होते हैं जो आप लोगों का ग्रुप है वही जी बस, हाँ वही हमारा जो अच्छा। ग्रुप है वही, इसके अंदर कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो हम आपस में कंट्रीब्यूट करके उस प्रोजेक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बड़ा अच्छा चल रहा है। हमें जरूरत नहीं पड़ी कि किसी को हम कहेंगे यार हमें चंदा दे दो, क्योंकि फिर वो एक और मजीद चंदा लेने वाली तंजीम जो है ना कायम हो जाती, उस वो नहीं हमने किया। तो इसमें ये हुआ कि हमने स्टार्ट किया कराची से। यहाँ हमने कब स्टार्ट किया आप लोगों ने, कितना अर्सा हुआ? कराची में 95 में शुरू हुआ था ये। अच्छा, माशाअल्लाह। 95 में शुरू किया और ये हमने छोटा सा एक मेडिकल सेंटर बनाया। तो हमने देखा वो गरीब बस्ती थी, किराए पे जगह ली और उसको हमने जब वो शुरू किया तो हमने कहा बहुत बेशुमार लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि हेल्थ की प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान में। उसके बाद जब हमने देखा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हमने उस इलाके में फिर जगह खरीद के अपनी बिल्डिंग तामीर की। ओके। तो इस वक्त मैप सेंटर के नाम से कोई ये 3 मंजिला इमारत हमने बनाई यहाँ एक गरीब बस्ती में और कराची में। तो वो वहाँ पे इस वक्त की जो मैं पोजीशन बताऊँ आपको, कोई 600 to 800 पर डे OPD वहाँ पर होती है, राइट। इतना कि बस आप समझ लें कि वहाँ रश का आलम बहुत बुरी थी। अच्छा, उसको फिर हमने ये किया कि हमने कुछ बहुत ही मामूली उसकी फीस भी रखी कि जो गरीब आदमी भी आए तो उसको उसकी जो है उसकी डिग्निटी कायम रहे, इज्जत नफ्स जो है ना वो मजरू ना हो, ताकि वो उसको ये ना लगे कि वो कोई खैराती दवा लेके आया। तो हमने बहुत ही मामूली रखी है। उसमें ज्यादातर हम वहाँ सऊदी अरब में बैठ के इसको फीड करते हैं। हर महीने हमें इसमें कोई लाखों को फीड करना पड़ता है ताकि वो जो खर्चे हैं हमारे, क्योंकि एक मरीज पे तकरीबन हमारे कोई 27 रुपए खर्च होते हैं। लेकिन जो हम मरीज से लेते हैं बहुत मामूली रकम होती है, वो मैं मेंशन नहीं करना चाहता। लेकिन ये कि मरीज को ये फील नहीं होता कि वो कोई खैराती दवा लेने। अच्छा, जब ये कामयाब हुआ तो फिर चूंकि हमारी इस तंजीम में पूरे पाकिस्तान के लोग शामिल हैं, फिर हमने सेकंड जो बनाया फिर वो लाहौर में बनाया। वहाँ भी हमने अपनी बिल्डिंग तामीर की। उसके बाद तीसरा जो है फिर हमने मुल्तान में एक हमारे दोस्त हैं तारिक सुमरो, उन्होंने जगह दी, वहाँ पे फिर हमने फिर चौथा सेंटर जो है हमने गुजरांवाला में बनाया। वहाँ भी हमारे दोस्त थे जफर साहब, उन्होंने उनकी अपनी जमीन थी, उन्होंने वो जमीन डोनेट कर दी हमें तंजीम को, क्योंकि हमारे अपने मेंबर थे वहाँ। फिर हमने अपनी इमारत बनाई वहाँ पे। ठीक। अभी रिसेंटली हमने लाहौर में एक नया सेंटर, हमारे एक दोस्त थे बेचारे, वो साथ ही होते हैं हमारे मेंबर ही हैं। अब देखें बड़ी प्राइम लोकेशन पे उनके पास एक बिल्डिंग थी, अगर वो उसको यानी कमर्शियली यूज करें तो उनको बड़ा फायदा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने उसका इस्तेमाल सही किया कि दुनियावी फायदे के बजाय उन्होंने आखिरत के फायदे को तरजीह दी। वो बिल्डिंग उन्होंने हमें दे दी, तो वहाँ भी हमने मेडिकल सेंटर बना दिया। ये एक सदका जारिया उन्होंने अपने लिए शुरू कर दिया। और अब वहाँ जितने लोगों का इलाज होगा और जो काम वहाँ हो रहा है उससे उनको दुनिया में भी और दुनिया से जाने के बाद भी इंशाल्लाह उसका ये फायदा। तो टोटल आपके 5 सेंटर्स हैं। लाहौर में आपके 2 सेंटर्स अब बन चुके, कराची में भी एक सेंटर है और तकरीबन डेली आपने कहा कि 600 से 800 OPDs डेली होती है। 600 से 800 सिर्फ कराची में है। ओके। अगर आप मुल्तान चले जाएं और फिर लाहौर फिर गुजरांवाला, वहाँ का रेशो अलग है, वो रेशो अलग है। तो ये तो हजारों लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है इस्तेफादा उनको हो रहा हासिल हो रहा है।
तो ये एक बड़ा नोबल काज है। मैं समझता हूँ जो भी पाकिस्तानी हमारे बाहर हैं उनको अपने मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ की सूरत हाल है, हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, शुरू में हमने डिफरेंट डायरेक्शन में काम शुरू कर दिया था, लेकिन हमने फिर खुद फील किया कि नहीं, एक हम फील्ड जो है ना उसको अपना लेते हैं। हेल्थ में इतनी जरूरत है यहाँ पे, खास तौर पे जो गरीब बस्तियां हैं बहुत प्रॉब्लम में होती हैं वहाँ। नहीं, ये एक हेल्थ सेक्टर पाकिस्तान में बहुत वीक है और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बल्कि आई फील प्राउड कि आप इस मेरे शो पे आए हैं और अपनी इतनी जितनी अचीवमेंट्स हैं आपके लिए जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर मौके होते हुए, गोल्डन चांस होते हुए भी आप लोग अपनी जो भी आपका ग्रुप है जिस तरह वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यकीनन जो लोग सेहतियाब होते होंगे उनकी तो दुआएं आप लोगों को हैं ही, लेकिन जो लोग इस वक्त मेरे स्क्रीन के थ्रू आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, यकीनन उनकी तरफ से भी बेशुमार दुआएं होंगी आप लोगों के लिए कि आप लोग इसी तरह काम करें। और यहाँ एक और चीज मैं चाहूंगी कि जिस तरह आप फराग दिल लोग हैं, इसी तरह के लोग होंगे जो हमें देख रहे होंगे, और यकीनन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं हमारे मुल्क में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या इसके अलावा और भी, कि जहां पे लोगों को जरूरत होती है कि वो अपनों की मदद करें, अपनों की हेल्प करें। तो ये जिस तरह आपने किया, ये एक मिसाल है कि आप इस तरह अपने लोग मिलकर जो है काम को शुरू कर सकते हैं, छोटे पैमाने से करें, उसके बाद चीजें बढ़ती जाती हैं और आगे होता है। तो आप लोग वहां पे बाकायदा प्रॉपर उनकी सर्जरीज हो, टेस्ट हो, सब चीजें होती हैं? देखें, ये नॉर्मली तो हमने असल में ये जितने भी हमारे सेंटर हैं, हम कभी इसको मीडिया पे किसी को हमने बताया नहीं, कभी इसकी खबर अखबार में नहीं आती। यहाँ तो आप देखें पाकिस्तान में कुछ छोटी चीजें हैं तो उसका इफ्तिताह और फिर उसकी तस्वीरें खिंचवाना। अच्छा, हम ये चाहते नहीं है कि इसकी तस्वीर, आपने चूंकि सवाल कर लिया तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं कि इससे शायद तरगीब मिले दूसरे लोगों को कि ये बेहतर हो। वरना ये कि हमारे जो लोग हैं बेचारे 20-25 जो भी लोग हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। और यकीनी तौर पे जब मैं उस सेंटर में जाता हूँ, अपने गरीब लोग बेचारे, उनसे मैं मुलाकात भी करता हूँ, पेशेंट से, तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं, उनकी जबान से दुआएं निकलती हैं उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें ये पता भी नहीं है कि ये सेंटर किसने बनाया। उस इलाके के लोग जो, उन्हें नहीं पता कि ये सेंटर किस तरह से चल रहा है, कौन इसको कंट्रीब्यूट करता है। अब लाहौर में, गुजरांवाला में जो सेंटर है, वहाँ किसी को नहीं पता कौन है शमशाद सिद्दीकी, कौन जफर खान, कौन अब्दुल हमीद। तो ये बहुत दूर बैठ के, और मेरा ख्याल है कि ये सही इबादत भी यही है कि आप जो काम करें उसको ज्यादा तशहीर ना करें, अपनी रुनुमाई उसमें ना करें। तो ये पहलू हमेशा हमारे पेश नजर रहता है। और एक और चीज जो मुझे पता चली थी, मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप जरूर रोशनी डालें कि हमारे अब मुल्क में जो है वो गुर्दे के अमराज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और चाहे देही इलाके हों या शहरों में भी डायलिसिस पेशेंट का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उस हवाले से भी आप काम शुरू करें, डायलिसिस सेंटर्स आप लोग कायम करें, तो उस बारे में भी बताइए। हाँ, नहीं, ये अब हमारे जो फ्यूचर के प्रोग्राम है ना, उसमें असल में जो मैंने जैसा आपको बताया कि हमने ये कोई 3 मंजिला इमारत बना दी यहाँ। ठीक है। अच्छा, ओपीडीज में जो है ना, अभी हमारे 2 फ्लोर जो है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड किए हैं ओपीडीज में। कुछ 6 डॉक्टर डेली वहाँ पे और बहुत बड़ा पैरामेडिकल स्टाफ जिसको कहते हैं वो मौजूद है। तो एक फ्लोर जो था ऊपर खाली था। तो हमारी जब लास्ट मीटिंग हुई तो उसमें हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि आपको पता है ये बड़ा थिकली पॉपुलेटेड इलाका है जहाँ पे हमने ये बनाया है। तकरीबन मेरे ख्याल 30-40 लाख लोग इर्द गिर्द में रहते हैं, और जो कि बहुत ही लेस प्रिविलेज, बहुत ही गरीब होते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ा काम करने का मज़ा। तो वहाँ हमने सोचा कि इसमें जो है ना ये एक डायलिसिस सेंटर जो है बना। ये बीमारी तो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस सेंटर कराची में हैं भी जी। अच्छा, वो भी काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि अगर एक बीमार जो बेचारा न्यू कराची में या सरजानी टाउन में है, उसको डायलिसिस आपको पता है ना कि अगर ये शुरू हो जाए तो थ्राइस अ वीक, यानी हफ्ते में 3 दफा कराना होता है जी। तो हॉस्पिटल ने तो उनको फ्री सर्विसेज दे दी, लेकिन वहां से वहां तक आना और उसकी ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत एक्सपेंसिव था। अच्छा, उस इलाके में जहां हम ये कर रहे हैं वहां इतनी बड़ी आबादी में कोई इस तरह का सेंटर था नहीं। तो ये है भी काफी सेंसिटिव मसला, क्योंकि इसके अंदर खास मशीनें होती हैं, इंसानी खून जो है आपको पता नहीं तब्दील किया जाता है इसमें डायलिसिस में, और बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बहुत ही पेनफुल। तो इसको हमने ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिया है। ठीक है। यानी इनिशियल स्टेज पे इस दफा जो मेरा ये विजिट था खास तौर पे इस डायलिसिस सेंटर के हवाले से था। हमारे वहाँ दोस्त हैं, उन्होंने, यानी इसमें कोई मोर देन 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी जो कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी करेंगे। और मैं उन साहब का नाम ही लूँगा कि हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा दिया, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इसको शुरू करें। तो ये एक सेंटर पहले कराची में बनेगा,
उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करेंगे लाहौर, मुल्तान, मजीद, यानी जैसे 5 जो हमारे इस वक्त एग्जिस्टिंग सेंटर चल रहे हैं उसी के अंदर फिर एक डायलिसिस। राइट। और जो भी काम है ये कार्य खैर का है। जी, जी, जी। और हम तो सिर्फ यहाँ अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके लिए आपको दुआएं दे सकते हैं, लेकिन जो इसका अजर है वो तो रब ने इंशाल्लाह आप लोगों को देना है। और मैं अब एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप आए और जो काम, इतना खूबसूरत काम आप कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में बैठ के हो या दुनिया के किसी खत्ते में भी वो बसते हो, वो आप कर रहे हैं। पाकिस्तान को आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो। उसके लिए एक बार फिर से आपको मुबारकबाद एंड ऑल द बेस्ट तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से। और आप सबके लिए बस यही कहना चाहूंगी कि ये जो हमारी मिट्टी है ये हमारी अपनी है, और आप कहीं पे भी रहते हैं पाकिस्तान आए, इसको बनाएं, इसको संवारें, क्योंकि ये हमारी माँ है और अपनी माँ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। इससे मोहब्बत करें, और जब ये नहीं होती तो फिर पता चलता है कि हम भी कुछ नहीं है। सो यही मेरा मैसेज है, प्यार बांटें, मुल्क वापस आए, अपनों से मोहब्बत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।